हेलो दोस्तों, प्रियदर्शी आइस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि 11 जुलाई शाम 5 बजे हम लोगों का एक सेमिनार होस्ट होने वाला था, जिसमें हमारे अतिथि थे डॉक्टर एस प्रियदर्शी सर। आप सभी को पता है कि आईपीएस सेलेक्टेड हैं 2014 में। इसके साथ ही हमारे रविंद्र सर हैं, जीएसटी ऑफिसर हैं, ये ऑलरेडी वर्किंग में है। इसके साथ ही हमारे साथ बीपीएससी के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका नाम है नीलेश जाट जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और इसके साथ साथ जो अध्यापकगण हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं। और आप सभी इस सेमिनार में उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे आदित्य जैन जी हैं, इनका भी बीपीएससी में अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी छात्रों को ये कहना चाहते हैं जिनका बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अगर एक तरह से देखें तो उनके लिए आज वो दिन है जिसकी कल्पना उन्होंने की थी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई के दौरान। तो उन लोगों के लिए आज कहीं ना कहीं वो कुंदन बने हुए हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और समाज को एक नया मार्गदर्शक के रूप में आज हमारी उनकी भूमिका के साथ साथ उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप सभी को जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके साथ ऑनलाइन जो बच्चे हैं, आप सभी भी इनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसी बीच हम उपस्थित करना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर एस प्रियदर्शी सर को कि आए और उन सेलेक्टेड बच्चों को एक माल्यार्पण और सम्मान के साथ उनका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद सर। प्लीज कम सर। हाँ जी, मैं आदित्य जैन को निमंत्रण करता हूं कि सर उनके एक बुके दें और माल्यार्पण करें। आदित्य जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्रियदर्शी एकेडमी के माध्यम से मार्गदर्शन मिला, ये प्रियदर्शी एकेडमी के लिए सौभाग्य की बात है और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आदित्य जी, आप जहां भी जाएं एक समाज के लिए मार्गदर्शक बने, समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और आप जैसे ऑफिसर्स के लिए हमें ज़रूरत है आज समाज को। इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप प्रियदर्शी सर, आप सर थोड़ा सा 2 शब्द इनके माध्यम से कहलाइए। जी, नमस्कार सभी दोस्तों और साथियों को। आज जैसा कि कहा जाता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज इन्होंने ये कर दिखाया है कि किस तरह से हम अपने स्टडी टेबल पे जो प्लानिंग करते हैं और जो हम योजना बनाते हैं उसे हम संभव कर सकते हैं। यह संभव होता है। और कहा जाता है कि इमर्सन ने कहा है कि अगर किसी चीज़ के प्रति भी आपके मन में तनिक भी शंका है कि मैं असफल होने जा रहा हूँ, यह असंभव है ये कार्य, तो सच में वह असंभव है। वैसे भी कहा गया है इम्पॉसिबल वर्ड है, तो इम्पॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं खुद स्वयं वो कहता है कि मैं संभव हूँ। तो माना ये जाता है कि इन्होंने जो कुछ भी आज अपने पराक्रम के आधार पे जो एक मानसिक युद्ध के जरिए इन्होंने जो अपना मुकाम पाया है, जो बीपीएससी के जरिए एक अधिकारी बनने का सौभाग्य जो मिला इन्हें, यह एक जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूँ, यह कहा जाता है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था कि यह विश्राम का काल नहीं है, यह आरंभ का काल है। यानी कि यहाँ से नई जिम्मेदारियाँ प्रारंभ होती हैं। यहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं हो रही हैं। यह एक तरह से एक नई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और एक विकसित जो राष्ट्र की संकल्पना है वो 2047 तक, उसके पूरा करने के लिए यह एक माध्यम है। तो हम सब भारतीय, वह किसी भी रूप में कहीं भी हों, सभी की भूमिका इस रूप में है कि हमें भारत का जो सपना है उसे पूरा करना है। और कहीं ना कहीं यही सब अधिकारी जो जा रहे हैं वह विकसित बिहार के साथ साथ विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आदित्य जैन जी और हमारे सामने नीलेश जाट जी भी हैं और ये सब जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि आज देखिए, कहा जाता है कि सभ्यता तब तक सुरक्षित है जब तक सभ्यता में अच्छे लोग संघर्ष करते हैं सभ्यता को अच्छा बनाने के लिए। सिविलाइजेशन इज गुड, मतलब जब तक वही है, जब तक संघर्ष करते रहेंगे, प्रतिरोध करते रहेंगे एविल का, बुराइयों का। रावण एक प्रतीकात्मक चीज है कि एक बुराई का, और राम क्या है, सत्य का प्रतीक है। तो दोनों के बीच सभ्यताओं के युद्ध में हमेशा यह संघर्ष चलता रहेगा और हमें सत्य के साथ जाना है। सत्यमेव जयते जिसे हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। ये आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से हम सभ्यताओं के युद्ध को या सभ्यता को
एक जो बुरी स्थितियों में जा रही है उसे हम कैसे अपने प्रयासों से, अपने दायित्वों से और अपने लक्ष्यों से किस तरह से उसको अच्छी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और आपने एक एमपी के एक छोटे से शहर से आकर आपने बिहार जैसे जगह, जो कहा जाता है कि सभी धर्मों के जन्म की भूमि है, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध हो या अन्य धर्मों की, बहुत सारे धर्म हैं उसमें, आर्जक समूह था, अर्जक संघ भी थे, तो बहुत सारे अच्छे चीज़ था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू, हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी, जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए कम शब्दों में अगर बता सकें कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि कम समय में वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि यह सफलता जो अधिकारी बनाया जा रहा है, अधिकारी का मतलब होता है अधिकार प्राप्त व्यक्ति। तो जो अधिकारी होते हैं, आप मौर्यन काल में भी देखा होगा कि एक अधिकारी की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इसको छोटे बाबू, छोटे सरकार, सरकार, ये सब सारे शब्द सुने होंगे। मगर चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ इसको सेवा की दृष्टि से देखा जाता है, इसको प्राधिकार के तौर पे हम लोग कम देखते हैं। निश्चित रूप से इस जो अधिकारी बनने के जो क्रम है, इसमें हम लोग यह जरूर जानते हैं कि किस तरह से हम लोग को भारत को विकसित करना है। तो हमारे लक्ष्य के सामने जो भारत का लक्ष्य है वह बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में कैसे उन बच्चों को जो देश के निर्माण का सपना देखते हैं, देश के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, नव निर्माण की बात करते हैं, जो भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके क्या शब्द होंगे, खासकर स्ट्रैटेजी के जरिए, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें यहाँ तक पहुँचने का जहाँ आप पहुँचे हुए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने मुझे मंच दिया और माइक दिया। मेरा नाम आदित्य जैन है और बीपीएससी में मेरी 584वीं रैंक आई है और मुझे आरडीओ का पद प्राप्त हुआ है। कम शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा बीपीएससी अभी कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जो होता है, उसमें 3 पेज का एग्जाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। अगर प्रीलिम्स के लिए बात की जाए तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम बेसिक से बेसिक जो हमारी बुक लिस्ट है उनको कवर कर लें। उसके बाद जैसे अभी कम टाइम बचा है, 72वीं बीपीएससी आने वाला है, तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम पीवाई के ऊपर ध्यान दें और कुछ कुछ टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते रहें कुछ अपने अप। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसमें रहती है वो रहता है कि खुद को कैसे कूल रख सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आप कूल नहीं रखेंगे तो उधर घबराहट होगी और उससे जो सिली क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है तो उससे आपका सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं 2-4 क्वेश्चन से। तो प्रीलिम्स के लिए यही है कि आप लोग बिल्कुल कूल होकर दें और रिवीजन पर फोकस करें और अपने कोर सब्जेक्ट पर ध्यान दें। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में जो बीपीएससी का एक निश्चित पैटर्न है और बीपीएससी में सिर्फ 3 पेपर होते हैं जिनसे मेरिट बनती है। तो अगर आप उनको देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनके हम कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो हमने लंबी लंबी मोटी मोटी बुक पढ़ी है उनसे हम अपना कोड निकाल के जो पेपर में आ रहा है, जैसे हिस्ट्री में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे हम मेंस की जो कोर थीम है और पीवाई क्यू है इनको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी और नोट्स बना सकते हैं। सेम बात इंटरव्यू पर अप्लाई होती है, क्योंकि जैसे अभी सर ने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक मतलब से खुद का लक्ष्य नहीं रहता, देश का भी लक्ष्य रहता है। तो मुझे लगता है कि जो अपनी तैयारी है सिर्फ ये देख के नहीं करना है कि मतलब साधनों पर ध्यान नहीं देना है और ना सिर्फ साध्य पर देना है, दोनों का समन्वय आवश्यक है। क्योंकि अगर हम तैयारी को ऐसे करेंगे ना कि जैसे हम खुद एक ऑफिसर बनने वाले हैं तो उसमें कैसी क्वालिटी होना चाहिए, जैसे पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और क्या आप नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी तैयारी के दौरान भी ध्यान देंगे तो हमारी जर्नी काफ़ी आसान हो सकती है। थैंक यू सर। आपका मतलब जर्नी यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कैसे आप सिलेक्शन हुआ वो थोड़ा बता आप मध्य प्रदेश से सर आए और कैसे बिहार में आपने प्लानिंग किया कि बिहार में कैसे हम अपनी ध्वज पीछे में गाड़ेंगे पीछे में, इसके बारे में कैसे सोचा आपने, अपने स्टेट पे क्यों नहीं सोचा? सर सबसे पहले तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा परिवेश रहा है वो ग्रामीण परिवेश रहा है, जहाँ पर हम लोग मतलब 12th तक यह भी नहीं जानते थे कि मतलब इंग्लिश के कुछ बेसिक शब्द भी नहीं जानते थे अच्छे से, सिर्फ जो सब्जेक्ट में था उतना ही जानते थे। कोई हमारे यहाँ बोलता था कि इजी क्वेश्चन है तो हमें लगता था कितनी इंग्लिश बोल रहा है। अच्छा अच्छा। तो फिर 12th में सर मैंने मेहनत की, मेरे भैया का सपना था कि ठीक है हम पढ़ाएंगे अच्छे से,
तो मैं साथ-साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था, फिर कॉलेज तक भी मुझे ये नहीं पता था कि यूपीएससी, पीएससी क्या होता है। थर्ड ईयर में मुझे पहली बार पता चला कि पीएससी अधिकारी भी कोई बनते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज के एक सीनियर थे, उनका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। तब जाके मुझे पता चला कि ये भी कोई एग्ज़ाम होता है, ऑफ़िसर कोई भगवान नहीं होता, मतलब ऐसे बनते हैं। सही बात। तो मुझे पहली बार वहाँ से पता चला कि हम भी बन सकते हैं। तो फिर सर उधर ही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने देखा कि कैसे क्या कर सकते हैं। फिर सर वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इन तैयारी के दौरान जो सबसे वित्तीय समस्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। लेकिन अगर अपना सही लक्ष्य हो और सपोर्टिव लोग हो और आपके घर वाले साथ हो या फिर आपकी निष्ठा हो, तो ये चीज़ें आसान बनती चलती है। तो सर ऐसे ही हुआ, मेरे भैया जो थे उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, उनने पूरी जी जान लगा दी मुझे पढ़ाने के लिए, उनने अपनी शादी तक कैंसिल कर दी थी, मतलब कि हाँ भाई आप पढ़ सको ताकि अच्छे से। फिर इसी के दौरान सर मुझे दिल्ली दिल्ली भेजा। दिल्ली में मैंने, मेरा लक्ष्य यूपीएससी का था मुख्यतः। इसके साथ साथ मैंने सर एमपीपीएससी के भी मेंस दिए, लेकिन हमेशा यूपीएससी टारगेट रहा, तो मेंस का भी अच्छे से नहीं दिए या फिर बिना पढ़ के दे दिए। तो सर सर ये प्रियदर्शी एकेडमी आपके लिए कितना लाभदायक साबित होगी? थोड़ा सा सर का गाइडेंस जो मिला, इस पे जी आप सर। दो शब्द कहें कि सर के कितना गाइडलाइंस मिला, मोटिवेशन? सर बीपीएससी में ये मेरा प्रथम प्रयास था, तो इंटरव्यू भी ऑब्वियसली मेरा प्रथम था। तो मैं इधर आया तो इंटरव्यू में घबराता था, मतलब थोड़ा डर तो रहता ही है। तो सर ने मतलब काफ़ी अच्छे से लगभग 25-25 मिनट तक इंटरव्यू चला और उसके बाद भी फीडबैक दिया। तो बेसिक बेसिक गलती क्या गलती कर रहे थे, शब्द में क्या गलती थी या फिर क्या स्ट्रेटेजी बना सकते थे, इन सब में सर ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया और ये मेरे इंटरव्यू में भी दिखा ये चीज़। तो इधर से जो कॉन्फिडेंस मिला, तो उस चीज़ को मैं उधर भी लागू कर पाया मुख्य इंटरव्यू में भी। ठीक है सर, ये इसके साथ जो बच्चे बीपीएससी के अभी दो 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, उन बच्चों को क्या आप मोटिवेशन देंगे ताकि वो बच्चे अच्छे से तैयारी करें और आप ही जैसे प्रथम प्रयास में वो भी सिलेक्शन हो? उन बच्चों को क्या 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 कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे इसके पहले मैं उधर बैठता था, अभी इधर खड़ा हुआ स्टेज पे, पहले मैं भी ऐसे टॉपर्स को देखता था। तो मुझे लगता था कि ठीक है, ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं ना, तो डर, घबराहट ये सब होने लगते हैं। लेकिन आपको मैं दिल से बताना चाहूँगा कि आप इधर आएँगे ना, जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, पूरी चीज़ें चेंज हो जाती है। अपने आप में एक अलग ही बिल्कुल गाँव, परिवार, रिश्तेदार और जो दोस्त लोग होते हैं बड़ा इज्जत सम्मान देते हैं, तो एक अलग ही दुनिया लगती है। तो आप इस मोटिवेशन को ध्यान रखिए। अभी हमने अपने पिताजी को, जब उनको नहीं पता था कि हमारा प्री निकला है, मेंस निकला है, इंटरव्यू निकला, मतलब सिलेक्शन के बाद उनको सीधे बता रहा था। उनका मतलब एक ऐसे चेहरा हो गया, ऐसी छाती फुला के घूमते हैं आपकी, बस गांव में देखते हैं बहुत सभी अच्छा, लोग। बहुत अच्छा, बहुत तो ये अच्छा। चीज़ काफ़ी आप लोगों को मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि आपका भी जब सिलेक्शन होगा और आप अपने घर पे बताएंगे तो घर वाले हंसेंगे नहीं, रोएंगे सबसे पहले कि हमारे बच्चे का वो सिलेक्शन हो खुशी, वो गया। खुशी। तो विश्वास नहीं होता, तो ये चीज़ आपको काफ़ी मोटिवेशन कर सकती है। तो आप इसी उद्देश्य से पढ़ते रहिए कि ठीक है, ये सब चीज़ें धैर्य मतलब। बना के। जी सर, धैर्य। बिल्कुल धैर्य बनाकर और घर वालों का और अपने बारे में सोच के कि अगर बस थोड़ी सी और मेहनत कर ले और सिलेक्शन हो गया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। सर आप अपने जो जो सफलता है आपकी, इसमें सबसे की मोटिवेशंस को क्या किसे देना चाहेंगे अपने परिवार में? सर इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे भैया का है, मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे मेरी मम्मी थी, उनको इतना पता है, जैसे कोई नया बच्चा आता है ना, 6 महीने लगभग तैयारी करता है और उसको जितना पता होता है। मैंने यूपीपीसीएस के एग्जाम दिए, बीपीएससी के दिए, एमपीपीएससी के दिए, यूपीएससी के दिए। तो मेरी मम्मी को इनका सबका आइडिया है, वो मतलब उनको ये पता चल जाता है आजकल कि कब रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें घर परिवार की बहुत भूमिका रहती है, जिसमें मेरे भैया ने बहुत भूमिका निभाई कि उनने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सर सबसे ज़्यादा तो मैं अपने भैया को मानता हूँ, जिनकी वजह से मैं इधर आया हूँ। और बाकी दोस्त लोग भी, जैसे सर मेरे कुछ दोस्त हैं, उनने इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प की। जैसे कई बार क्या रहता है कि लोग बोलते हैं कि लड़के लड़की, तो होता है ये है सर कि कुछ हम लोग लड़के लड़के भी 8-10 जो जो लोग थे, हम लोगों का 9 लोगों का ग्रुप था सर। ग्रुप तो था। सर उनमें से हम लोग 8 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, अच्छा, और बहुत सर अच्छा, बहुत अच्छा। और ये ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट्स। और कई बार सर ये होता है कि जैसे मेरा जो मेन इंटरव्यू था उसमें महिला मेंबर थी। तो होता ये है कि जैसे हम ग्रामीण परिवेश के लड़के रहते हैं ना, तो लड़कियों के सामने बोलने में शर्माते हैं। तो जो हमारे गर्ल्स दोस्त थी रही है, तो उन वो क्या करते थे सर कि जैसे वो हमसे क्वेश्चन करते थे और हम आंसर करते थे। तो ये चीज़ भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बोलने का देते हैं, डर नहीं लगता है। तो इनमें सर परिवार, दोस्तों, सबका सर बहुत रोल रहा है। बहुत अच्छा। आदित्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सिलेक्शन के
जो पड़ाव था उसे पार कर गए हैं। अब समाज में कैसे आप परिवर्तन करना चाहेंगे? आप एक बार बिहार को कैसे बदलेंगे और बिहार को विकसित भारत का कैसा एक अंग बनाएंगे? आप कृपया उसको प्रकाश डालें। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब इंटरव्यू मेरा फर्स्ट दिन था तो सर ने ही मुझसे पूछा था कि मेरा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, मेरी जो ग्रेजुएशन है मेरा बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। तो सर ने क्वेश्चन किया था कि आप बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, जबकि आप तो मतलब एमपी से पढ़ाई किए हैं या फिर इस टाइप से। तो मेरा सर एक तो ग्रामीण परिवेश रहा है, दूसरा मेरा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिग्री रही है, और सर मैं इंजीनियर भी हूँ। तो सर ये तकनीक है और जो मेरा ग्रामीण परिवेश रहा है और जो हिंदी मीडियम का जो भावुकता रहती है, ये सब मिलके सर मुझे एक ऐसी चीज़ बनाती है कि हाँ मैं बिहार में कुछ बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि जहाँ सर कुछ तकनीक की तुलनात्मक रूप से अदर स्टेट की तुलना में कमी पाई जाती है, या फिर कृषि भूमि की अधिकता है जिसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है कि उनके लिए कर सकता हूँ। और दूसरा सर जो मेरा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पद है, तो मैं खुद ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसे में मैं अपने जो अपना राज्य बिहार राज्य है पर अपनी सेवा के प्रति बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ और इनोवेशन के साथ। बहुत ही अच्छा। अब हमें बिहार को एक टेक्निकल यूथ मिल गया है जिससे बिहार का पूरी की पूरी कायाकल्प होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर, रुकिए एक मिनट। जी सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर रविंद्र सर, एक बार इनको बुके देकर इनका सम्मान करें और इन्हें अपने स्थान पे बुके के लिए चलो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बुके ले लीजिए आप। ठीक है सर। थैंक यू। पंक्ति। माइक। आदित्य जी, आप एक सफल नौकरशाह बने बिहार के लिए। बिहार के लिए जो ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण परिवेश में जो बिहार है उसको एक बदलें, उनकी चुनौतियों के को स्वीकार करें और समाज में जो बदलाव है आशा करते हैं कि आप बदलेंगे, बिहार भी बदलेगा और बिहार के साथ साथ देश भी बदलेगा। इसी के साथ मैं अगले कड़ी में मैं नीलेश जाट जी को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने बीपीएससी में सिलेक्शन लिया है। सर आपका स्वागत, अभिनंदन होए। आइए, और मैं एस प्रियदर्शी सर को बुलाना चाहूंगा कि इन्हें माल्यार्पण करें और बुके देकर इनका सम्मान करें। आप भी बहुत बहुत बधाई हो नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ग्रुप में हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एक बार सर का मोटिवेशन मिल जाए तो हम लोगों को कृतार्थ होगा। इसके साथ साथ ही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी कैसी रणनीति बनाई। सर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। नहीं, जैसे नीलेश जाट जी हैं, सर्वप्रथम तो मैं इनको बहुत हार्दिक हृदय से बधाइयाँ देता हूँ कि वो ऐसे राज्य में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जा रहे हैं जो धर्मों के जन्मभूमि मानी जाती है, जहाँ ये धर्म की जन्मभूमि का मतलब है अर्थात विचारों की जन्मभूमि है। जो कभी भारत कहते हैं कि जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, तो सभ्यता की जो पालना कहते हैं, कहीं ना कहीं वो विचारों से ही तो आता है। कहीं ना कहीं वो बिहार की धरती निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं सभ्यता की पालना की एक जरूर भूमि रही होगी, निश्चित रूप से। तो उस भूमि पर जाकर और चयनित होना और उसके जो विकसित बिहार के जो सपने हैं और जो विकसित भारत के सपने 2047 के साथ जिसका समायोजन होने वाला है, उस सपने के साथ जीना, उस सपने के साथ वर्क करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लक्ष्य है इनके सामने। आज खासकर सफलता के बाद अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के तौर पे सफल हैं, मगर एक नौकरशाह के रूप में तब सफल होंगे जब यह उस सपने को पूरा करेंगे जो बिहार सरकार या हर व्यक्ति जो देखता है। या जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो वो खासकर जब देखते हैं कि किस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आप देख रहे होंगे जहाँ भी आज भारत की जो वैश्विक जो इम्पोर्टेंस बढ़ी है, महत्ता बढ़ी है, या भारत की जो भागीदारी बढ़ी है, वो एक बहुत ज़्यादा विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा उसका नाम रहा है। और ख़ासकर जो ब्रांड भारत है, आज देखेंगे कि भारत एक शब्द नहीं है, कंट्री नहीं है, आज एक वैल्यू है, एक अपने आप में कह सकते हैं एक ब्लैंक चेक है। आज भी जब ब्रिटेन में चले जाइए तो जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं वो भी भारतीय नाम से व्यापार करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा, उल्टा मार के भगा देगा।
तो इंडियन बन के आज भी वो व्यापार करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि भारत एक मूल्य है, भारत एक अपने आप में एक संस्था है, एक एक विश्वास की एक घड़ी है, विश्वास की एक कह सकते हैं, विश्वास खासकर विश्वसनीय संस्था है। तो आज भारत अपने विश्व गुरु के रूप में तब उभर कर आएगा जब भारत ऐसे ऑफिसर्स को उस रूप में हम लोग देख पाएंगे जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसकी ओर हम लोग बढ़ पाएंगे। तो नीलेश जी एमपी से आते हैं और खासकर कहा जाता है भारत की मध्य भूमि कही जाए या बीच की भूमि कहा जाए या दिल कहा जाए तो दिल वहाँ बसता है ना। ये तो महानतम प्रदेश है। वास्तव में सांची का स्तूप होना या वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर की राजधानी इंदौर का होना, आज मैं बताऊं कि उस जमाने में अहिल्याबाई होलकर ने कम से कम भारत के 2000 से ज़्यादा जिस स्ट्रक्चर को या मंदिरों को तोड़ दिया गया था मुगल काल में, उनका निर्माण कराया था। चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे एक छोटे छोटे मंदिर हों, उनका पुनर्निर्माण कराना, उस जमाने में अहिल्याबाई होलकर ने वो काम किया जो कोई और नहीं कर सकता, वो भी मुगलों के बीच रहकर। बहुत बड़ी बात है। तो उस नगरी से अगर वहाँ से आसपास से हैं, मालव प्रदेश है ना, आगर मालव प्रदेश है ना, तो मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो उस भूमि से होना, खासकर जो इंदौर है, मांडू है, जो मांडू फोर्ट है, देखिए मांडू फोर्ट कितना इतिहास से समेटे हुए हैं। मैं वहाँ पे जब गया तो मैं देखा मांडू जाना एक अपने आप में, खासकर नर्मदा किनारे जो वो सारी संस्कृतियाँ हमारी हैं, उसको निश्चित रूप से हम लोग आज भारत की बहुत उन्नत संस्कृतियों में से मानते हैं। और वहाँ से अगर आकर बिहार की धरती के को सुशोभित कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम मेरे हृदय से आपका धन्यवाद। और आप मतलब इस खासकर जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा बताएं, जो नए बच्चे हैं वो कैसे सिलेक्ट हों, कैसे अपनी ऊर्जा को बनाए रखें एक बहुत बड़े युद्ध के लिए, युद्ध मतलब मानसिक युद्ध के लिए जिसके जरिए आप सेलेक्ट होते हैं। खासकर सिविल सर्विसेज में क्या होता है, एक मानसिक युद्ध लड़ते हैं हम। पहले क्या होता था, कोई तहसीलदार भी बनना होता था तो कहा जाता था कि ये प्रदेश जीत कर दिखा दो फिर बन जाओगे, तो उस समय क्राइटेरिया अलग था। आज के क्राइटेरिया क्या है कि मानसिक युद्ध लड़कर आप उस लेवल तक आप अपने आप को दिखाते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपनी प्रतिभा का ज्ञान कराते हैं, या खासकर जो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं उसके जरिए आप दिखाते हैं कि यू आर एज एबल एज दी वॉरियर्स, है ना, उसके जैसा ही आप योग्य हैं। तो उसके लिए कुछ शब्द आप बताएं तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम नीलेश जाट है, मैं एमपी नीमच से हूँ और बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट था। मैं एसटीएससी वेलफेयर ऑफिसर बना हूँ और पूरा जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करें तो 3 फेज़ होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी और मेंस में मुझे लगता है फाउंडेशन मेन है, जो आदमी को अगर फाउंडेशन अच्छी है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर एक मतलब एक दिशा की बात करें तो पीवाईक्यू एक दिशा देते हैं आदमी को कि किस स्तर तक पढ़ना है और किस दिशा में पढ़ना है। तो सबसे मेन स्ट्रेटजी तो यही रहनी चाहिए। जैसे पीटी आ रही है, पीवाईक्यू देखें ताकि ये पता चले कि हमको किस दिशा में और कितनी गहराई तक पढ़ना है, उससे एक सही दिशा मिलती है, आदमी भटकाव नहीं होता है। उसके बाद मेंस का एक फिक्स क्राइटेरिया है बीपीएससी में, तो आप उसको पीवाईक्यू से एक आपकी रणनीति बना सकते हैं, किस हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं। और इंटरव्यू के दौरान आपकी कोई मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक तैयारी नहीं है इंटरव्यू की। आप जब से तैयारी शुरू करते हैं शुरू दिन से, उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर आदमी जो आपसे मिलता है या हर चीज़ जो आप पढ़ते हैं वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करती है धीरे धीरे। तो आप अभी से मतलब इसे नहीं कि इंटरव्यू मेंस के बाद तैयारी करेंगे, अभी से अपने व्यवहार में उस चीज़ को शामिल करना सीखना चाहिए कि चीज़ों को सिर्फ पढ़े नहीं, उसको अपने व्यवहार में उतारें कि हम चीज़ें सिर्फ रट नहीं रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि लंबी तैयारी है। पीटी मेंस इंटरव्यू के बाद भी लोगों का समय लगता है, तो हम इस दौरान में बहुत बार ऐसा डिमोटिवेट फील करते हैं, आदमी दुखी हो जाता है,
साथ वाले का हुआ है, हमारा नहीं हुआ है, जो भी, तो जो जीवन में अच्छा हो रहा है, जैसे कभी पीटी निकला, मेंस नहीं हुआ, तो जो अच्छा हो रहा है उससे मोटिवेशन लीजिए और पूरी ईमानदारी से तैयारी कीजिए। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आपने जैसा कि हमने देखा कि आप मालवा से आते हैं मध्य प्रदेश में, जी सर। तो ये बिहार के एरिया में जाके बुद्ध से युद्ध का कैसे अपने विकल्प चुना? सर सिविल सेवा हो की तरह देखते हैं कि राइट। यूपीएससी जाएंगे, एमपी जाएंगे, अब यूपी बिहार नेशन अधिकारी वाइड। वाला वो नहीं था कि सेवा करनी है जनता की। तो सिविल सेवा होती है हर जगह की। उसी हिसाब से मैंने पहले एमपीपीएससी का भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो उसके बाद यूपी का भी दिया हुआ है और इस बार पहली बार बिहार का दिया, अच्छा तो अच्छा। हो गया है। तो वही था कि तैयारी करने के दौरान था कि उसको सेवा के तौर पे देखना है कि कहीं पे भी इसको स्टेट वाइज नहीं देख सकते हैं। एक भारत जैसा हाँ वो हाँ, होता है ना कि एक एक भारत वाली भावना राष्ट्र, एक होनी राष्ट्र चाहिए। श्रेष्ठ भारत, है जी ना? सर, हाँ, इसको एक स्टेट भारत में बांट। श्रेष्ठ भारत। सर ये इससे पहले भी आपको कोई सफलता मिली या पहली सफलता है लाइफ की? सर इससे पहले मैं इंटरव्यू दिया हूँ, फाइनल सिलेक्शन तो अभी तक नहीं हुआ है। जी सर। मतलब आज आप उधर से इधर आए हैं तो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है सर। सर? बहुत समय बाद वहां से इधर, अब वो शायद वो कदम बहुत कम है लेकिन उसको समय बहुत ज़्यादा लग जाता है वहाँ से इधर आने में, क्योंकि बहुत कुछ झेलना पड़ता है और बहुत लंबी यात्रा होती है, तब अच्छा, जाके आदमी वहाँ से यहाँ आता है। आप एक छोटी सी बात बताइए कि जब आप वहाँ बैठे थे हम्म। तो कैसे कल्पना कर रहे थे कि मैं भी कभी वहाँ होता, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताइए थोड़ा। सर कल्पना जब तैयारी करते हैं तभी से कल्पनाएं शुरू हो जाती है। कि हम तो वहाँ और जाना है। हमारे एक टीचर बोलते थे अच्छा। कि सपने देखिए, बड़े देखिए और बारीकी से देखिए। बहुत अच्छा। बड़े देखेंगे तो आपकी लिमिट एक्सपांड होगी, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों में न अटक के रहेंगे। माइंड बड़े एक्सटेंशन। देखिए, और जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब आप ये सोचेंगे कि हम सिलेक्ट होके घर जाएंगे, घर पे मम्मी पापा को कैसे लगेगा, वो बारीक बारीक चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। जब आप अकेले होते हैं, कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है। तो ये भी सोचा था कि कभी वहाँ बैठ के सोचा था कि हम सिलेक्ट होंगे तो हम भी वहाँ जाके बोलेंगे, हमारा सम्मान होगा। तो वो चीज़ें बहुत छोटी होती पर वो मोटिवेट करती है अंदर से। सही बात है। तो वही है, कब था हमेशा से कि एक दिन हम भी वहाँ जाएंगे, और यही चीज़ें मोटिवेट करती है। सर ये एक बात ये है कि जो बच्चे आजकल हैं देखते हैं, भीड़ देखते हैं, जी सर। है ना, कहते हैं बहुत भीड़ है, सीटें कम है, इतनी भीड़ है, मैं कहाँ, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो जो केवल भीड़ देखते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे भीड़, तैयारी के लिए? वही कि देखिए आप अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से कीजिए, कितनी भीड़ है उससे नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि सिविल सर्विस की दौड़ ऐसी है कि उसको रेस नहीं कह सकते, उसको मैराथन बोलते हैं कि आप जब तक चलते रहिए, धीरे 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 चलते रहिए। आपको अभी दौड़ के सबसे आगे नहीं निकलना है, पर आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे तो एक दिन आप भी पहुंच जाएंगे वहाँ। इसको एक रेस की तरह नहीं, इसको एक मैराथन की तरह देखा जाना चाहिए मैराथन की कि आपको चलते रहना है चलते और रहना। सफलता निश्चित मिलेगी। बिल्कुल आपने सही बात बताई, क्योंकि मैराथन में दौड़ होती है, काफ़ी लोग दौड़ते हैं हम्म। और वही आगे निकलता है जो फाइनल कट में अपने संकल्पों से मजबूत होता है। सर इसी क्रम में एक सवाल ये आता है कि आपको जो प्रियदर्शी एकेडमी है और जी सर का सर। जो गाइडेंस है हम्म। वो कितना लाभान्वित होगा, इसके लिए थोड़ा दो शब्द बताएं। मैं जब इंटरव्यू के लिए आया था, सर से मिला था अच्छा। और सर ने काफ़ी मोटिवेट किया। मुझे लगता है कि जब मैं आया था तो मैंने बहुत ज़्यादा मौके नहीं दिए हुए थे, तो मेरी तैयारी बहुत बिखरी हुई थी। एक दिशा जो देने में सर का बहुत बड़ा योगदान था कि मुझे दिखाया, मुझे बताया कि जैसे विकसित बिहार पे फोकस कीजिए, या मेरे जो सब्जेक्ट थे उस हिसाब से मुझे गाइड किया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। और वो मुझे मतलब एक दिशा देने में बहुत सहायता मिली उससे। जी सर। सर एक क्वेश्चन से है, बहुत बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सिलेक्शन जब हो गया तो इसके बाद पहला कदम, आप चूंकि SC ST वेलफेयर में हैं, जी सर। तो आप देश की जो आदिवासी समाज है उसको कैसे बदलेंगे, अर्थात पहला कदम क्या उठाएंगे SC ST वेलफेयर के लिए? सर मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, और जो हमारा एरिया है, जो मेरा गांव है स्पेशल, उसमें 90% जनसंख्या भील समुदाय का है। अच्छा अच्छा। वो ST SC समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है अच्छा शायद अच्छा, भारत मतलब में। परिचित है पूरी तरह हाँ, से। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी समस्याओं से, उनके संस्कृति से काफ़ी अच्छे से परिचित हूँ। वो चीज़ें मुझे वहाँ हेल्प करेगी उन लोगों को समझने में, और मतलब वो भावना आती है कि इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि उनको उनकी परेशानियां मैं बचपन से देखता आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, और जो वास्तव में जिसको ज़रूरत है उस चीज़ों को समझ के वहाँ तक योजना पहुँचाने में
मैं ज़्यादा अर्थात इफेक्टिव काम आप कर पाऊँगा। योजनाओं को पहुंचा के जी और सर। ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव लाना जी चाहते हैं, सर। उनके जीवन में बदलाव जी लाना सर। चाहते हैं। आप एससी एसटी जो भी समाज है अपने, उसमें शिक्षा को कैसे धारदार बनाकर उनको भी खड़ा करना चाहते हैं अपने पैरों पे, जो भी आदिवासी एक, इसके लिए थोड़ा प्रकाश डालिए। सर क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा ही आज शिक्षा मजबूत एकमात्र हथियार आधार है और उसी हथियार के बदले हम हर व्यक्ति को बदल सकते हैं। तो अगर एससी एसटी समाज को बदलना है तो कहीं न कहीं हमें शिक्षा रूपी ही हथियार हमें समाज के पास जाना चाहिए लेकर। तो कैसे आप करेंगे इसमें? सर यही कि उनको ये बात अब महसूस करानी है कि जैसे आज के दौर में जब सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, तो करियर के बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास, लेकिन जो बहुत नीचे तबके का आदमी है उसके पास शिक्षा ही एकमात्र उपाय है कि वो सब कुछ तोड़ के, क्योंकि उसमें निवेश बहुत कम है। आप बहुत अगर अपना खुद का एफर्ट लगाएंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं शिक्षा के दौर पे आज में। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अच्छा, अच्छा। तो वही भावना होनी चाहिए कि आप जो गरीब तबका है उसके लिए शिक्षा एकमात्र साधन है कि आप बहुत मतलब वहीं से आप अपनी जीवन बदल सकते हैं। तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए, उनमें यही मोटिवेशन लाना है कि पढ़ना है आपको, और उनको जो योजना है उनको तक सही ढंग से पहुंचे, उनको उसके बारे में जानकारी हो कि आप अपनी सूचना को, जो मोबाइल है या जो भी डिवाइस है, उसका प्रयोग शिक्षा तक पहुंचने में कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने में कीजिए। सर ये आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही, आर्थिक पृष्ठभूमि जो सफलता में क्या देना चाहते हैं अपने परिवार वालों में, किसके क्रेडिट ज़्यादा देना चाहते हैं कि इन्होंने हमें बिल्कुल तैयार किया इस कार्य के लिए? सर ऐसे तो मैं किसान परिवार से हूँ, अच्छा, तो आर्थिक स्थिति ठीक ही है, पर जो मेरी पढ़ाई और जो परवरिश हुई है वो बचपन से मेरे मामा जी ने की है। अच्छा। हाँ, और जो मेरे मामा जी की लड़की है, मेरे भैया, उन्होंने ही मुझे हर चीज़ के लिए गाइड किया है। मेरे से पहले वो प्रिपरेशन करते थे और उन्होंने ही मुझे गाइड किया है, और शायद उन्हीं के गाइडेंस की वजह से मैं इतने सारे एग्ज़ाम में अप्लाई मतलब मेंस क्लियर कर पाया, इंटरव्यू दे पाया। तो ज़्यादा मतलब पूरा श्रेय मैं अपने भैया को ही दूंगा उसमें। बहुत अच्छा। अर्थात ये सिद्ध हो गई कि आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ये नो डाउट। ठीक है। तो जो कमजोर बच्चे हैं पृष्ठभूमि, कहते हैं कि हमारा तो वो आर्थिक बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं, हम कैसे कर पाएंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हमारे नीलेश जाट जी एक बहुत ही बड़ा एक संदेश दे रहे हैं कि आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर आपने ठाना है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर को, जीएसटी ऑफिसर हमारे सर है रविंद्र सर को, एक बार इन्हें बुके देकर इनका सम्मान करें और इन्हें ससम्मान अपनी सीट पे। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो मैं चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि जब भी तैयारी करें, तैयारी के दौरान हमेशा आप सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की तैयारी सेल्फ मोटिवेशन से ही होने वाला है। जब तक से आपके अंदर इंटरनल चीज़ें नहीं धड़केंगी तब तक से आप तैयारी के लिए नहीं धैर्य सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए खुद मोटिवेट करिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। अर्थात एक बुके हैं हम जिसे राइट कर रहे हैं परीक्षा के दिन और रात। तो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, कोई भी बच्चा अगर परीक्षा देता है तो मैं उसमें लिखने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि परीक्षा के दिन और रात में कैसे संघर्ष किया जाता है, तो लोगों के लिए मोटिवेशन का। इसके साथ ही आपको कहना चाहेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। आज इस महफिल में जो गूंज रही तालियां आपकी, यह आपकी कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास की पहचान है। इसी के साथ साथ मैं एक बार जीएसटी ऑफिसर जो सर हैं रविंद्र सर, उनको बुलाना चाहूँगा मंच पे, वो आएँ और बच्चों को मोटिवेशन करें कि बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे अभी आगामी जो 26 जुलाई का एग्ज़ाम है, प्री मेंस इंटरव्यू कैसे तैयारी करें, और एक बार अच्छा सा मार्गदर्शन दें ताकि शॉर्ट टर्म में अच्छे से अच्छे उनके मैसेज पहुँचे। थैंक यू सर, वेलकम आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, और जो लोग माध्यम से देखेंगे ऑनलाइन उनके लिए भी नमस्कार। देखिए, होता क्या है, मोटिवेशन जो चीज़ होती है उसे आप डेली लेनी पड़ती है, चाहे आप पढ़ के लें चाहे यूट्यूब पे देख कर लें। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जिसे एक बार करने के बाद दोबारा ना लेना पड़ता हो। चाहे हमारी भूख हो,
हमें भूख लगती है तो हमें बार बार खाना पड़ता है, सुबह फिर शाम फिर दोपहर। इसी तरीके से मोटिवेशन भी होता है। इंसान को मोटिवेट रहने के लिए हम लोग सोचते हैं ना कि यार अंदर से मोटिवेशन आता है, अंदर से कोई चीज नहीं आती है। आपने देखा होगा कि अगर हमें इस रूम को सजाना है तो क्या अंदर से आएगी कोई चीज? नहीं आएगी, हमें बाहर से अंदर लेके आना होता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बाहर से अंदर चीजें लानी होती है, फिर अंदर से चीजें बाहर आती है, तभी हम मोटिवेट रह पाते हैं। और आप लोग जितने भी हैं हमेशा ये सोचो तो हम जो विक्ट्री का साइन होता है, विजय का साइन होता है, ये होता है हमारी जो बॉडी होती है वो हमें बताती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी इस तरीके से है तो इसका मतलब है आप झुकाव की तरफ है, आप टूटे हुए हैं। अगर आपकी बॉडी सीना तन के है तो एक पता चलता है यस कि मेरे में अंदर कुछ जान है। तो बोलते हैं ना वी आर विनर्स, वी आर विनर्स। तो हमें सबको यही बोलना है, यही संकल्प लेना है, वी आर विनर्स। जब इस तरह के संकल्प लोगे, इस तरह से बॉडी को करोगे तो आप अगर आप अच्छा महसूस भी नहीं कर रहे हो और आप जब जोर लगाओगे अपनी बॉडी को एक बार अच्छा महसूस करने लगोगे तो आपका माइंड भी अच्छे से महसूस होगा। आपको सुस्ती आ रही है, सुस्ती चली जाएगी। तो हमें हमेशा यही बोलना है वी आर विनर्स, वी आर विनर्स। और ईश्वर को अपने साथ जरूर रखना है। ईश्वर जो हमें विजडम देता है, सुबह और शाम ईश्वर से विजडम मांगना है। जब ईश्वर आपके साथ रहेगा तो आपको कोई भी चीज हरा नहीं सकती, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। जब हम प्रार्थना करते हैं उससे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपने आप को ईश्वर को दे दो, उसकी ताकत से। जब ईश्वर की ताकत आपके साथ आएगी तो आप इनर स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो जाएगी, आप तैयारी करते चले जाओगे और सफलता मिलेगी ही, मिलनी निश्चित है। जब शैतान भी, रावण को भी, या किसी तरह जो वो होते थे जल्लाद लोग होते थे, या इस तरह के भी लोग होते थे ना जो तपस्या करते थे, देखा होगा आपने पिछले जमाने में, हम लोग रामायण वगैरह भी देखते हैं, वो जानते हैं राक्षस है, भगवान को ही पता है कि मैं इसे वर दूंगा तो गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसे कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर को भी विवश होना पड़ता था। उसी प्रकार से जब आप मेहनत करोगे तो आपके कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। उसे कोई रोक ही नहीं सकता है कि आपको कर्मों का फल मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सफल जरूर हो गए, आज नहीं तो कल। जब हम लोग भी तब तैयारी कर रहे होते तो पता चल जाता था, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, इंटरव्यूज निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एग्जाम निकल रहे हैं, इंटरव्यूज हम दे रहे हैं, तो पता चल जाता है यस सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब कभी ना कभी होना है, सिलेक्शन होने का जरूरत है। और सिलेक्शन फिर जब एक जगह सिलेक्शन होता है, अभी आप लोग का बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, आप देखना जल्दी आपका यूपीएससी में भी सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बच्चों को जो मोटिवेशन दिया, ये बहुत ही कि उन्हें एक अच्छा मैसेज ये मिला कि अभी तो एक सिलेक्शन हुआ है, अभी और कई सिलेक्शन बाकी हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि कहते हैं कि मिली है कामयाबी तो आज अंदर भी ज़रूरी है, मिली है कामयाबी तो आज आदर भी ज़रूरी है। जो दिन रात मेहनत की उसका सम्मान भी जरूरी है। आपने जो दिन रात एक करके आज सफलता पाए हैं तो उसका सम्मान भी करना जरूरी है, क्योंकि वो इसके बाद यही तो होता है सबसे हसीन पल जिंदगी का, जब अपनों का सर ऊंचा हो और आंखों में खुशियां पूरी हो। तो इसके साथ सभी लोगों को बधाई के साथ मैं चाहूँगा एस प्रियदर्शी सर से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और बच्चों को एक अच्छी सी रूपरेखा बताएं ताकि मोटिवेशन बना रहे और अच्छे से तैयारी करने में वो सफलता प्राप्त करें। डॉक्टर एस प्रियदर्शी सर, वेलकम ऑन स्टेज प्रियदर्शी IAS अकेडमी। थैंक यू। एंड जैसा कि बस वही फिर से कथन दोहराऊंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वस्तुतः सत्य है। आपको अगर इसका एकदम बर्निंग एग्जाम्पल दूं तो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि वो एक ऐसे परिवार से थे जहां चाय बेचा जाता था। उस परिवार से आकर अगर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप या हम क्यों नहीं बन सकते? कुछ भी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बहुत आत्मविश्वास के साथ चलें, देखिए कहा जाता है बड़े बड़े युद्ध जो लड़े जाते हैं सर्वप्रथम मस्तिष्क में लड़े जाते हैं, युद्ध भूमि पे सिर्फ एक्शन किया जाता है, उसका सिर्फ रिहर्सल कह सकते हैं आप किया जाता है। एक्चुअल में कोई भी युद्ध होता है या कोई भी तैयारी होती है वो मस्तिष्क में पहले लड़ा जाता है। आपने देखा होगा अगले दिन जब कल कहीं जाना है
तो आपने देखा होगा रात में आपका माइंड वर्क कर रहा होता है कि कल कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इसका अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कार्य करने से पहले पूरी योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, और एग्जीक्यूशन में ही रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। तो यूपीएससी या एक कह सकते हैं स्टेट पीसीएस की जो तैयारी है, निश्चित रूप से रॉबस्ट तैयारी है। काफ़ी आपको पेशेंस, परजर्वेरेंस और पेशेंस चाहिए होता है। तो ये एक तैयारी जो कहा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ख़ासकर जब लॉन्ग टर्म की तैयारी हो तो आपको अपने अंदर जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको बहुत ज़्यादा निष्ठा के साथ, बहुत ज़्यादा उस आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और ख़ासकर तब जब यह कम से कम 3 या 4 साल की तैयारी हो जाए। इस तरह की तैयारियां जहां आप अपने आप को रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा ऑप्शन तो है मगर उनको चूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पढ़ना बहुत है। और वैसे भी मैं बताऊं, यह एक ऐसा दौर होना चाहिए जैसा कि हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में कहा जाता है कि गुरुकुल पद्धति होती थी, तो जहां हम 25 साल तक सिर्फ अध्ययन को समय देते थे। तो गुरुकुलम जो पद्धति था, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब तक स्टडी कर रहे हैं उसको इसलिए स्टडी करना जरूरी। देखिए कहा जाता है, जैसे कि अभी हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बता रहे थे कि वहां से यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा है। वास्तव में ये लंबा होना ही चाहिए, बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसका कारण है, जब तक उन परिस्थितियों को उन्होंने संघर्षों के तौर पे या उन परिस्थितियों को झेला नहीं है। अगर किसी ज़िले में मान लीजिए एक सिचुएशन है कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन आ गई है, बादल फट गया है आपके इलाके, और अचानक बाढ़ भी आ गई है, और एक तरफ उसी के कान से देखेंगे कि क्या ऐसा होता ही है, एक्चुअल में यही होता है कि एक तरफ बाढ़ फट गया है, आपको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, एक तरफ देखेंगे कि आपके बिल्डिंग्स में आग लग गई है, क्लाउड है ना, लाइटनिंग के कारण से, अर्थिंग के कारण से, लाइटनिंग के कारण से। तो देखिएगा एक साथ आपको 2-3 जगह चलाना पड़ता है, एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आप उस डिसीजन को नहीं ले पाएंगे, और अंत में क्या होगा कि वह जो आपका मतलब जो आपका प्रशासन है कहीं ना कहीं फेल होगा। और फेल होने का मतलब यह नहीं है कि कागज आपके बर्बाद होंगे, ह्यूमन लॉस हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है प्रशासन में कि आपका निर्णय किसी के जीवन को बचा सकता है, आपका निर्णय किसी के जीवन को ले सकता है। भले ही आप निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ना निर्णय लेना भी एक निर्णय लेना होता है। ऐसा कहा गया फिलॉसफी में, आप देखेंगे कि ना निर्णय लेना भी एक निर्णय लेना ही होता है, क्योंकि पता है कि अगर निर्णय नहीं लेंगे तो वहाँ ये घटना हो चुकी होगी, उसके रेपरकेशन हो चुके होंगे। तो ये तो खैर एक ओवरऑल हम तैयारियों की बात कर रहे हैं। ओवरऑल क्या है कि जब तैयारी करने के लिए आप जा रहे हैं तो सर्वप्रथम कहा जाता है कि एनसीईआरटी को एक एक मतलब गीता की तरह या रामायण की तरह बिल्कुल उसको पढ़ जाएं। उसका उसमें निश्चित रूप से आपके बहुत सारे शिक्षक बिंदु, या यूट्यूब से आप सहायता ले सकते हैं, चैट जीपीटी से सहायता ले सकते हैं, खासकर उन विषयों को समझने के लिए या उन बिंदुओं को समझने जहां आपको लगता है कि उसकी संकल्पना आपको समझ में नहीं आ रही है। ये तो प्रारंभिक दिनों की बात है। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे आंसर राइटिंग, जो मेंस आंसर राइटिंग है, कहा जाता है कि अगर एक मेंस की सफलता पानी है, यानी एक मेंस को क्लियर करना है, तो 5 मेंस का कम से कम अभ्यास होना चाहिए। इतना मेंटल वर्क होना चाहिए कि 5 मेंस आपने दिया हो, उसके बराबर का मेहनत अगर है तो निश्चित रूप से सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन कह सकते हैं कि मेंस आपका क्लियर होगा। हालांकि ऐसा एक नियम नहीं कह रहा हूँ, बट निश्चित रूप से आपने अभ्यास किया हो। इसमें साल में नहीं देख रहा हूँ 5 साल, मैं कह रहा हूँ 5 बार मेंस देने का अभ्यास हो। ये अपने घर में अपने अपने प्रैक्टिस करके, अपने गुरुजनों के सहयोग से, या जहाँ भी आप जहाँ पे भी करें, वहाँ अगर मेंटर्स अच्छे हैं, जो खासकर देखिए क्या होता है सिविल सर्विसेज में 70% सक्सेस आपका डिपेंड करता है मेंस की, मेंस राइटिंग, और कितना ज़्यादा कंटेंट है। कंटेंट से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं मेंस में। एक ही मैटर रहता है, आपने देखा होगा कि कैसे आप बहुत सारे साधारण बिंदुओं को, जैसे अगर पूछूं कि कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कहा जाता है कि 1919 जो 1916 का जो लियाकत, ये खासकर जो लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट में ही विभाजन का बीज छुपा हुआ था। बाद में खिलाफत में भी यही बात कही जाती है, खिलाफत में भी यही सेम चीज बात कही जाती है कि वहां भी इसकी बीज छुपा हुआ था।
तो निश्चित रूप से देखिए क्या है, कोर प्रिंसिपल को आप समझ जाइए कि इसका कहने का मतलब क्या है, कि कहीं नहीं कहीं भारत का विभाजन का जो एक शुरुआत है वो कहीं ना कहीं 1916 के लखनऊ पैक्ट में दिखता है, क्योंकि स्पेशल जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी वो मान लिया गया था, विशेष प्रतिनिधित्व की बात, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात। तो कहा जाता है कि उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई अभी एक संसदीय क्षेत्र मिला है, कल एक देश मिल जाएगा, बहुत आसान हुआ। फिर खिलाफत आंदोलन में जब जाएंगे तो देखिए क्या कहा जाता है, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ओवरऑल जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। 1919 का एक्ट, 1916 का एक्ट क्या था, 1932-35 का जो भारत इंडिया इंडिया मतलब इंडिया एक्ट है, इंडियन एक्ट, तो वो सबको आपको कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा और मेंस तभी लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। यहाँ किसी एक चीज पे नहीं पूछा। पीसीएस में अंतर क्या है, पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लखनऊ पैक्ट क्या है, उसकी कमियां या अच्छाइयां बताइए। यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछेगा, इसमें सीधा पूछेगा कि भाई आप बताएं, टिप्पणी करें, यही जो विभाजन का बीज 1916 के पैक्ट में छुपा हुआ था या खिलाफत आंदोलन में छुपा हुआ था। तो प्रश्न का अंतर यही है कि देखिए खासकर एक पूरे जैसे पश्चिम बंगाल आप देखेंगे जो कृषक आंदोलन हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, आदिवासी आंदोलन, कृषक आंदोलन, उसमें तेभागा आंदोलन भी था, तीन कठिया कहा जाता है तेभागा आंदोलन जो पश्चिम बंगाल में चला था। तो बहुत सारा आनंद मठ की एक लाइन दे देगा, आनंद मठ का एक लाइन से आपको पूरा मेंस का आंसर राइटिंग करना है, 150 शब्दों में लिखना है। उसमें आप जानते हैं कि कैसे लिखना होता है, एक तो पहले प्रस्तावना आप लिखेंगे या भूमिका कह सकते हैं, तो उसको कम से कम आपको 10 से 15 या 20% के आसपास आपको रखना है। 70% आपको रखना है आपका टोटल जो है बॉडी, यानी कि मुख्य जो विचार आपके हैं या उस जो टॉपिक है उसका जो मुख्य जो आप लिखना चाहते हैं जिसके बारे में वो होना चाहिए, और करीब 10% 10 से 15% आपको उपसंहार या शीर्षक आपका लास्ट होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये सब अगर नहीं कर पाते हैं, देखिए कहा जाता है कि अगर कंपैरिजन करके नहीं पढ़ा तो खासकर सिविल सर्विसेज बहुत दूर की बात हो जाती है। और इसलिए कंपैरिजन पढ़ना चाहिए, बिकॉज क्या होता है अगर तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको होलिस्टिक नॉलेज नहीं आएगा, और जब तक होलिस्टिक नहीं नॉलेज आएगा तब तक आप प्रशासनिक अनुभव, खासकर प्रशासनिक क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि डिसाइड क्या करना है। आज देखिए भारत में, आज देखिए एक प्रशासनिक कार्य है एसआईआर, आपने देखा होगा एसआईआर एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, बट देखिए भारत की बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर दिया आज। आपने देखा होगा बहुत सारे विवाद बीच में आते हैं, हालांकि विवाद बनाया जाता है कि जैसे कहा जाता है कि अभी पासपोर्ट इज नॉट एन आइडेंटिटी कार्ड, मतलब नॉट अ मतलब एक प्रूफ नहीं है नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी या थिंक टैंक ने सोचा, कैसे सोचा होगा, तो कहने का मतलब है कि जब होलिस्टिकली आप देखेंगे किसी एक प्रोसेस से भी कितना काम कराया जा सकता है। एक एसआईआर के जरिए आपने देखा होगा काफ़ी घुसपैठिए तो बाहर भाग गए, ये सिर्फ एक एसआईआर प्रोसेस, ब्लडलेस, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ा, आपको किसी को डंडे नहीं मारने पड़े। तो ये कहा जाता है ये मेंटल वर्क है, इसके लिए आपको अधिकारी बनाया जाता है। और अगर आपको ज्ञान देखिए इतिहास का ना हो, फिलॉसफी का ना हो, भारत की साहित्य संस्कृति और भूगोल की जानकारी अच्छी ना हो, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। होलिस्टिक डिसीजन तभी ले सकता है क्योंकि एक अधिकारी भी एक क्राइसिस की सिचुएशन में ही इज ऑल इन ऑल। एक आपदा की स्थिति में देख लें, या एक ऐसी स्थिति जब कि भारत या कोई भी देश ऐसी स्थिति में गुजरता है जब कोई भी सत्ता या कोई भी बहुत सारा तंत्र फेल हो चुका रहता है, उस समय आपको अपना डिसाइड करना है, वो जो आपका राइट है, विशेषाधिकार है, आप सोचते हैं, इसके लिए तैयार किया जाता है। इसलिए वो दूरी जो है वहां से यहाँ तक आने का वह आसान नहीं होना चाहिए। आसान हो जाएगा फिर वो आदमी डिसाइड नहीं कर पाएगा, फिर जब प्रशासन में जाएगा तो उसके नाकामियों की वजह से बहुत लोग मारे जाएंगे या बहुत ह्यूमन लॉस हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। इसलिए कहा जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मेंस की राइटिंग करनी है और खासकर कंपेयर करके कैसे पढ़ना है। कंपेयर बहुत जरूरी है, कंपैरिजन अगर नहीं कर पाए तुलनात्मक रूप से पढ़िए। दूसरा, मेंस जब राइटिंग करते हैं तो जितना संभव है डायग्राम्स का प्रयोग करें, क्योंकि वो इजी होता है
एक कॉपी जो एग्जामिनर है उसको भी देखने में, और आपकी क्लैरिटी, कंसेप्ट की क्लैरिटी दिखती है कि क्या आप कंसेप्ट है। तो इसीलिए खासकर मैं आपको बताऊं कि पीएचडी वाले एग्ज़ाम में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डायग्राम्स बनाए थे, तो सभी में स्कोर A++, 80 मोर देन, मतलब 80+ सभी में स्कोर गया। इसका कारण था कि डायग्राम का इस्तेमाल और पॉइंट टू द पॉइंट आप लिखें। टू द पॉइंट का फ़ायदा ये होता है कि हमेशा कि जो एग्जामिनर होता है उसको क्लैरिटी आप में दिखता है। जितना आसान एग्जामिनर के लिए आप करेंगे उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे निश्चित रूप से, और खासकर कंपेयर करके पढ़ना ज़रूरी है। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू का फाइनल यही है कि टोटल जो तैयारी है वह आपके व्यक्तित्व में जो अब तक आपने पढ़ा, लिखा, समझा, कंपैरिजन आपने किया। थॉट्स के लिए ज़रूरी है कि एडिटोरियल पढ़ें। एडिटोरियल को बहुत ज़रूरी है, संपादकीय पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, और कहा जाता है कि सभी सब्जेक्ट की एक बेसिक्स बुक्स पढ़ लीजिए, छोटे छोटे बुक्स जिसमें उसके कंसेप्ट दिए रहते हैं, जैसे समाज क्या है, सामाजिक कार्य क्या है, तो ये सब, जैसे इकोनॉमिक्स की छोटी से पढ़ लिया। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कॉम्प्रिहेंशन वाला में लोग क्यों अटक रहे हैं आज के दौर में सीसैट में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडिटोरियल नहीं पढ़ा है और बहुत ज़्यादा रीडिंग हैबिट नहीं रही, कंप्रिहेंड नहीं कर सकते वो। इसके लिए बहुत किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी मूलभूत किताबें चाहिए, और एडिटोरियल को पढ़िए, और बिल्कुल रीडिंग होना चाहिए स्पीड में, तो जाके कॉम्प्रिहेंशन आपका क्लियर होता है। तो ये सब लोग कम करते हैं, जिसके कारण से दिक्कतें आती है। खासकर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, निबंध पढ़ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें पढ़ना। तो ओवरऑल ये एक सक्सेस का तरीका है, और अल्टीमेटली यही है, जैसा इमर्सन ने कहा था और सम्राट अशोक ने कहा था कि आप विजेता बनकर भी विजेता तब तक नहीं होते जब तक एक मानवीय स्वरूप नहीं होता आपका। इसलिए मानवीय बने रहिए, ह्यूमनिस्टिक भी बने रहिए, होलिस्टिक बने रहिए, तभी आप कहा जाए एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में सभी के समक्ष आएंगे, और इतिहास आपको याद करेगा, तभी इसी रूप में याद करता है। आज चाहे सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, आज इसलिए हम इस सब जगह पे आज भी उनका इतिहास में याद नहीं कराया जाता, वो याद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी चीज़ें, पद चिन्ह हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हमें दिखता है वो इतिहास। तो संभव है कि उस तरह के कार्य करें जो ऐतिहासिक हो, जो समय और काल को बदल दे, कालातीत हो, है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं एक बार बहुत धन्यवाद दें। इसके साथ मैं इंद्र जी को बुलाना चाहता हूं कि सर को एक बार बुके देकर सम्मान करें सर का। ये बहुत ही जरूरी, सर का जो गाइडलाइन था बच्चों के प्रति। थैंक यू। ये हमारे इंद्र कुमार जी हमारे फैकल्टी हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार। और मैं इंद्र कुमार सर से भी सोचूंगा कि 2 मिनट के लिए वक्तव्य बच्चों के लिए थोड़ा सा दें। 2 मिनट के लिए सर आप भी थोड़ा। हाँ, जैसा कि आज प्रियदर्शी कोचिंग सेंटर के और डॉक्टर प्रियदर्शी सर के नेतृत्व में जो मार्गदर्शन दी गई है, जिसका उपज आज देखने को मिलता है, कहा जाता है कि जो अभी आज सफल अभ्यर्थी हैं, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, उसने अपना अनुभव बच्चों को शेयर किया, और जो भी बच्चे अभी आज उधर ही हैं, इधर ना आ पाए, फिर लगता है जो अगले जो हमारा पड़ाव है, या भारत सरकार का जो भी पड़ाव है, वो सभी पड़ाव, जैसे हर स्टेट में पीसीएस के एग्जाम होता रहता है, तो इसीलिए आप जो बच्चे आज नहीं आए हैं, कल वो भी इधर आकर के बोलेंगे। चूंकि कहा जाता है जो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और दूसरी बात जो हिम्मत है, हिम्मत नहीं हारना है। कहता है जमा हिम्मत जो होते हैं उसे ही साहिल मिल पाते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं वह साहिल के किनारे कभी नहीं जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जैसे अभी डॉक्टर प्रियदर्शी सर और हमारे जीएसटी साहब रविंदर सर और हमारे सफल स्टूडेंट जैसे थे आदित्य रंजन सर और नीलेश जाट साहब, और जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पे, मेरे भविष्य के अफसर, भविष्य के अधिकारी,
जो अधिकारी बन गए हैं उसकी जिम्मेदारी आ गई है, जो अधिकारी अभी बाहर हैं वो जिम्मेदारी पहले ले, एग्जाम कैसे क्रॉस करे, एग्जाम कैसे पास करे। खैर ये सब बातें तो होती रहेगी और चलती ही रहती है। सबसे अभी जैसे मैंने प्रियदर्शी सर बिहार की बात उठाए, बिहार का गौरव रहा, जो अखिल हिंदू भारतीय साम्राज्य का स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उस समय प्राचीन काल में, और उसका रूपरेखा जो आज तक हम याद करते हैं, क्या सर? और अभी जो जिस तरह से हमारा बिहार, जिस तरह से शिक्षा के मामला लगता है कि सर जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो है वह फिर से एक बार इतिहास शिक्षा के माध्यम से फिर से एक पूरे विश्व में, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जो है सो फिर एक प्रचंड और एक गौरव हासिल करने का एक ऐतिहासिक पल बन रहा है। जो वाकई में ये बात देखने को पड़ेगा, ये सोचने की बात है जो हमारे सरकार के द्वारा, जो वहाँ के जो वर्तमान सरकार हैं या जो विगत जो वर्षों से जो चली आ रही, खासतौर से युवाओं के रोजगार देने में, ये कल्पना योग्य बात है। जो कल्पना जो था, जो हम लोग इस तरह से बिहार को देखते थे, आज बिहार वाकई में शिक्षा के साथ साथ रोजगार में भी अव्वल है। और ऐसा लगता है जो फिर से एक बार जिस तरह से चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने इतिहास रचा, उस तरह से आने वाले जो राष्ट्र निर्माण में जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उस राष्ट्र निर्माण में जो हम लोग जो आशा नहीं करते थे, वो लगता है आशा इतना हो रहा है कि जो आने वाले दिनों में बिहार का राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूशन अवश्य रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग भी आज इतना ही। और मेरे जो सर हैं मैं हरिशंकर जी, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सर इनके साथ आप नहीं ठीक है। मैं सर से मैं चाहता हूँ जो रविंदर सर जो है सो मेरे दोस्त को और मेरे सहपाठी और सहगण को सम्मानित करें बुके के साथ। और तब तक ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि सभी टीचर्स हो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एक ग्रुप फोटो हो जाए, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे, ठीक है? तो सेलेक्टेड कैंडिडेट आप लोग आ जाइए केंद्र में, बाकी जो मेंटोर हैं किनारे, नहीं स्टेज पे ही हो जाएगा, आ जाइए नीलेश जी, आ जाइए आप। बाकी फैकल्टी किनारे किनारे हो जाएंगे, बच्चे बीच में हो जाए, बच्चों की आज बीच में आवश्यकता है। बिल्कुल आगे आ जाइए, और आगे बिल्कुल आपकी, हाँ, और बीच में खड़ा हो जाइए, हाँ बिल्कुल फैकल्टी। तो एक बहुत ही सुनहला पल है और आने वाले समय में ये जो अधिकारी हैं बदलाव के एक परिचायक और अपने अंजाम पूरे भारत में छोड़ देंगे, पहचान छोड़ देंगे, छाप छोड़ देंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे आप हमारे इन फ्रंट में बैठे हैं, ये कल के दिन उन्हें भी यहाँ आना है, ये संकल्प ठान लें, क्योंकि हार नहीं माननी है जब तक से हमें फतह नहीं करना है। चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, विपरीत हो, अनुकूल है, हमें अपने लक्ष्य के पे ऊपर कायम रहना है और हमें पहुंचना है। तो इसी के लिए मैं अपने समापन को यहीं बंद करता हूं और मैं सभी को एक बार अगर सामूहिक रूप से धन्यवाद सभी को करता हूं। और इसके साथ साथ सर अंतिम संबोधन करेंगे इसके लिए। बस इतना कहना चाहूँगा कि बिल्कुल धैर्य से, आत्मविश्वास के साथ और पूर्ण रणनीति के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं चाहूँगा कि लास्ट कुछ कमेंट हमारे रविंदर साहू जी, जीएसटी ऑफिसर दें। जो प्रियदर्शी सर ने बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है, वो हकीकत है। अरुणिमा सिन्हा का नाम आप सब लोग जानते होंगे। जो कार्य हम लोग दो पैर से रहते हुए नहीं कर पाते हैं, वो कार्य उसने एक पैर होते हुए भी कर दिया। तो जब वो चीज असंभव को संभव बना दिया, सोचो डर उसे भी लगता होगा। कहा जाता है माउंट एवरेस्ट पे जितने लोग गए हैं ना, उनमें से 200 लोग अभी तक वापस नहीं आए। तो सोचो जब, और रास्ता एक ही है, और -52-53 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब कितना उसे डर लगता होगा जो ऊपर चढ़ती होगी, कितना डरी होगी, कितने कंकाल मिलते होंगे कि 200 लोग के जो पड़े रहते होंगे। तो हर जगह डर रहता है। इसी प्रकार से जब आप तैयारी करते हो, एक डर रहना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के पार जो जाता है वही असंभव को संभव कर दिखाता है। धन्यवाद। एक सर के माध्यम से सर एक कविता आप अपना, बहुत अच्छे आप कविता सर, ऐसा है जानकारी में, जैसे इस चैनल में जो हमारे प्रियदर्शी सर हैं, वह कविता लिखते भी हैं
और कविता को बहुत अच्छे से बाँचते हैं, जो प्रेरणादायक सर कविता जो हो। तब मैं फिर एक कविता सर के बाद मैं भी कहूँगा, उसके बाद समापन होगी। कहा जाता है कि जैसे बहुत अच्छी कविताओं के दौर में आप देखेंगे तो दिनकर की रचनाएं हैं, रश्मिरथी है या साकेत की रचनाएं हैं, तो उनको पढ़कर आप बहुत ज़्यादा कमायनी की रचनाएं हैं, उनको पढ़कर आप प्रेरित हो सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से तुलसी, आप कालिदास को पढ़िए, पूरी विश्व साहित्य में कालिदास से ज़्यादा बड़े कवि नहीं हो सकते कोई, क्योंकि उनकी उपमाएं जो हैं उनके सामने शेक्सपियर पानी पीते हैं कहा जाए तो कहता है कि बस दो पंक्तियां हैं, तू आए तो बसंत, ना आए तो बस अंत। तू आए तो बसंत, ना आए तो बसंत। तो इस प्रेरणा के साथ भी कार्य करना है कि आप करियर में आ गए, आपने मेहनत की, सफलता प्राप्त कर ली, तो बसंत ही बसंत है, यानी कि जीवन में रंग खुशहाली है। उसके बाद भी आप हमेशा निरंतर मेहनत करते रहें और अंत कभी नहीं होना है। बसंत हमेशा, कहते हैं कि यूं हर बार पेड़ों पे फुनगियां आएंगी और बसंत सारा वातावरण सारा बसंत हो जाएगा। इसी के साथ और भी मंजर आएंगे और बसंत ही बसंत रहेगा। और हम चाहते हैं कि यूं बसंत की जो आवरण है वह कभी ख़त्म ना हो। तो हम सब परीक्षार्थी इस रूप में कार्य कर सकते हैं और इस सभ्यता को एक वसंत की तरह, ये लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, जीवन एक उत्सव है, उसकी तरह हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सर का कविता जो बहुत अच्छा लगा सर का, क्योंकि सर का जो कविताएं हैं वो वाकई में लेवल वाली कविता है। अब एक कविता है, एक मिनट रुको, एक कविताएं हैं जो वाकई में प्रेरणादायक कविता है। ये सभी आदमी जो भी सफल हैं और जो भी असफल हैं, उसमें एक कविता है रहीमन साहब का, जो जैसा कि ये मैंने पढ़ा था साहित्य में, जो खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, डिगो न अपने प्रण से, डिगो न अपने प्रण से नभ के तारे, अचल रहा है अपनी पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा है अपनी पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता अपनी जग में जीने में मर जाए। ओके, तो इस तरह का इसको गांठ बांध लीजिए, ब्रह्म गांठ, जो ब्रह्म गांठ बिसरे नहीं, खुलने से खुल नहीं जात। तो ब्रह्म गांठ इसको बांध के काम करेंगे तो सुनिश्चित है सफलता मिलेगी और निश्चित ही मिलेगी। ओके, थैंक यू। और आज फिर और एक बार जो छात्र हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, ग्रुप फोटो हो जाए। आ जाइए प्लीज, आराम से हदीस के अधिकारी सर, आ जाइए केंद्र में, आ जाइए, एक ग्रुप फोटो आगे खड़े हो जाएंगे, किनारे किनारे में सभी लोग आ जाए। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि एक पिक ले लें, एक अच्छा सा फोटो ले लें। आ जाइए, आ जाइए। ये एक सफलता, कामयाबी है, एक मोटिवेशंस है एक दूसरे के लिए, जो सक्सेस कैंडिडेट हैं और जो अनसक्सेस कैंडिडेट हैं वो आगे सक्सेस होने के लिए प्रयास करेंगे। उनके लिए ये जो आज ये छाया चित्र है ये एक मेमोरी बनेगी, उनके मोटिवेशन का कारण बनेगी, क्योंकि आप ही के बीच से एक नीलेश और एक आदित्य जी आए हैं, तो कल के दिन आप भी होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं इस थोड़ा कुछ, हाँ ठीक है सर, ठीक है। जो शब्द का इस्तेमाल किया ना कि कुछ सक्सेस बच्चे हैं, कुछ सक्सेसफुल और कुछ अनसक्सेसफुल, तो मेरा मानना ये होता है कि अनसक्सेसफुल कोई नहीं होता है। बस वो सक्सेस, देखो सक्सेस भी एक सीढ़ी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। अभी सफलता का मायना इनके लिए चयन करना था, फिर कल को जो सफलता का मायना होगा तो इनके लिए पोस्टिंग होगी कि कहाँ पोस्टिंग ले, फिर अगले जो सफलता का मायना होगा कुछ और होगा। तो कोई असफल होता ही नहीं है, हर कोई सफल है। बस आपको जो आपके जो मायने हैं उस पर ध्यान रखना है और आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठीक है, तो इसलिए अब चलते रहना आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी सिलसिले में मैं अंतिम
पंक्ति में ये कहना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं उस कार्यक्रम में किसी का मैनेजमेंट का हाथ था। मैनेजमेंट में हमारी टीम में स्वाति जी हैं, मैं चाहूँगा कि स्वाति जी को बुके दें हमारे, ठीक है। तो इसी सेमिनार को हम लोग अंतिम पड़ाव पर ले जाने के लिए कहते हैं कि कामयाबी के शिखर पर अब आपका नाम होगा, कामयाबी के शिखर पर अब आपका नाम होगा, आपके हर एक कदम पर जमाने का सलाम होगा, आपके हर एक कदम पर जमाने का सलाम होगा। तपते रहे जो आप इतने दिनों तक मेहनत की धूप में, आज इस महफिल में आपका ही सम्मान और गुणगान होगा। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो भी चयनित हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।